ये जो क्लास जो रिकॉर्ड होगी ये तुरंत अपलोड कर दी जाती है ऐप पे। ठीक है, चलने दो एक बार, चलने दो। क्या नहीं कर रही? बंद करके वापस चालू कर दो। विक्रम है, एसी चालू करना रे। देखो, हेडिंग दो बच्चों, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग दो, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। देखिए, अब हेडिंग दीजिए, ये तो चैप्टर का नाम था। अब हेडिंग दीजिए, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप हिंदी में कंफर्ट फील करते हो इंग्लिश में? हिंदी में लिख लो, घूर्णी निर्देश तंत्र। हिंदी में लिखो बच्चों, घूर्णी निर्देश तंत्र एवं आपेक्षिक घूर्णन गति। घूर्णी निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र एवं आपेक्षिक घूर्णन गति। आपेक्षिक घूर्णन गति। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास में जो अपन अब जो बात जो करेंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें करेंगे। अब किसकी बातें करेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें करेंगे। नॉन इनर्शियल का मतलब होता है जहां पर अनवांटेड अपने पर फोर्स लगते हैं, वो नॉन इनर्शियल होते हैं। ठीक है, जैसे बस की गति, जैसे ट्रेन की गति। ठीक है, जहां पर आपको एक्स्ट्रा जो फोर्सेज लगते हैं ना, ठीक है, वो अपने को क्या लगेंगे? ठीक है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बैठे हैं तो अपने को एक्स्ट्रा फोर्सेज लगेंगे। जैसे अर्थ पे अपन चलते हैं तो कभी आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगते हैं? अर्थ के ऊपर लगते हैं आपके? नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, जैसे आप लिफ्ट में अगर ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे बैठा आदमी है, उसको बाहर के पेड़ पौधे क्या करते हैं? जैसे वैसे ही दिखते हैं, जबकि ट्रेन में बैठे आदमी को बाहर के पेड़ पौधे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सूडो फोर्स है। तो अपन जो बेसिकली जो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो बातें कर रहे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें कर चुके हैं। समझ में आ गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अपने को क्या किया? अपन ने चैप्टर पढ़ लिया है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ये वाली बातें हैं। अब तो अब अपने देखो दो फ्रेम होती है बच्चों। एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर क्या कर रही है, कांस्टेंट या कुछ एक्सीलरेशन से अगर मूव कर रही है, तो उसको बोला जाता है लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम। क्या बोला जाता है? लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम बोला जाता है। वो कहना चाह रहा है कि ये लीनियर मोशन के अंदर है। और अगर एक फ्रेम दूसरे रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, घूम रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? रोटेटिंग फ्रेम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रोटेटिंग फ्रेम बोला जाता है। तो एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दो बच्चों, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णी निर्देश तंत्र। लिखिए, ऐसे निर्देश तंत्र। हिंदी में लिखिए पहले, इंग्लिश में बाद में लिखना। इंग्लिश मीडियम वाले मत नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इंग्लिश में बोलूंगा। देखिए, ऐसे निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु या अक्ष के परित है। ऐसे निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु या अक्ष के परित है, चारों ओर, चारों ओर वामावर्ती, चारों ओर वामावर्ती या दक्षिणावर्ती, या दक्षिणावर्ती घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति करता है, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। देखिए, दैट टाइप ऑफ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, दैट टाइप ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट टाइप ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस
which rotates about any point or axis, any point or axis, any point or axis in clockwise or anti-clockwise rotation, in clockwise or anti-clockwise rotation, called rotating frame of reference, called rotating frame of reference, clockwise or anti-clockwise rotation, called rotating frame of reference. बताओ समझे कि नहीं समझे? समझ गए? देखो दोबारा समझा देता हूं बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ना पूरा अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट। देखो अपन ने बात की निर्देश तंत्र की, बात करते हैं निर्देश तंत्र, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके अबाउट, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट किसी पार्टिकल को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, परिभाषित किया जाता है, वो उसका क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे सपोज करो ये पंखा है, पंखे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर मेरे रेस्पेक्ट में उसको क्या किया जा रहा है, इतनी दूरी के ऊपर है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक निर्देश तंत्र हो गया। ये क्या हो गया? निर्देश तंत्र हो गया। समझ में आ गया? निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक इनर्शियल होता है, एक क्या होता है, नॉन इनर्शियल होता है। मैं सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। ठीक है, इनर्शियल ये होता है, मैं तो ऐसे मानता हूँ कि जहां जिस भी फ्रेम के अंदर चढ़ो या बैठो, ठीक है, उसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेज नहीं अगर लग रहे हैं, तो वो सारे के सारे इनर्शियल होते हैं। जैसे अर्थ सबसे बढ़िया एग्जांपल है। समझ में आ गया? अब कोई अर्थ पूरे को ही लेना जरूरी नहीं है बच्चों, कमरा भी लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं, पंखा और तुम, ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, एक निर्देश तंत्र हो गया। मेरे रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन, पंखे की पोजीशन अपने किसी और को देखना है, ठीक है, ये निर्देश तंत्र है। तो अपन भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक्स्ट्रा फोर्सेज नहीं लगेंगे, वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल कहलाएगा। नॉन इनर्शियल जितने भी होते हैं, जहां कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा फोर्सेज लगते हैं, वो सारे के सारे नॉन इनर्शियल होते हैं। ठीक है, जैसे लिफ्ट के अंदर अगर अपन ऊपर जाते हैं, तो लिफ्ट के अंदर अपना वजन बढ़ता हुआ फील होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो जो लिफ्ट की जो मोशन होती है ना, उसके पास में त्वरण है। लिफ्ट की मोशन के पास में क्या है? त्वरण है, उसके ए एक्सीलरेशन है, उसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। दैट इज वो कांस्टेंट मोशन से क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसलिए उसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा फोर्सेज लग रहे हैं। तो आपको अगर कोई कह दे कि है ना, सर मैं लिफ्ट में बैठा हूं और मुझे क्या है, एक्स्ट्रा फोर्सेज लग रहे हैं, तो पूछेंगे किसके कारण लग रहे हैं, ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सीलरेशन कह सकते हो, ड्यू टू मोशन कह सकते हो, ठीक है, ड्यू टू एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकते हो। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, ट्रेन की गति क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लिफ्ट की गति क्या है, नॉन इनर्शियल है। बस की गति क्या है, नॉन इनर्शियल है। सारे के सारे नॉन इनर्शियल होते हैं। समझ में आ गया? तो अपन उन्हीं की बातें करेंगे। अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगी, लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम कहलाएंगी। और अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में घूम रही है, ठीक है, तो वो क्या कहेंगी, रोटेटिंग फ्रेम कहलाएंगे। दो का अपन जिक्र करेंगे। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, हेडिंग दीजिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स। हिंदी में लिखिए बच्चों, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और आभासी बल। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं आभासी बल। ये चैप्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपन इनर्शियल फ्रेम की बातें कर चुके हैं। इनर्शियल फ्रेम का अपन जो मेरे 4 वीडियो आए हैं, उसके अंदर बातें हो चुकी है, मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा दिया है उसको। ठीक है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे, वो एक दिन मैं क्लास के अंदर आपको एज ए टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक दिन आप पढ़ के आना, आफ्टर 7 डेज पढ़ के आ जाना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं एक दिन आपको 10 या 15 सवाल उसी उसी के ऊपर करवाऊंगा। ठीक है, देखते हैं आपके कितना का आता है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और किसकी बात करेंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो स्यूडो फोर्स अपने आप आएगा। अब स्यूडो फोर्स क्या होगा, अपने आप आएगा। स्यूडो फोर्स के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होता है कोरियोलिस फोर्स, और एक क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। समझ में आ गया? अब केंद्रीय बल। ठीक है, तो बच्चों लिखिए,
जितने भी त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, जिनके पास में त्वरण होता है, जिनके पास में क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। चाहे एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है। एक्सीलरेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक ट्रांसलेशन मोशन के अंदर, एक रोटेशन मोशन के अंदर। ठीक है, जिसको एक को क्या लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखा जाता है, एक को किससे लिखा जाता है, अल्फा से लिखा जाता है। ठीक है, अरे बोला जाता है ना, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सीलरेशन बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाएगा, रोटेशनल एक्सीलरेशन बोला जाएगा। ठीक है, रोटेशन मोशन से रिलेटेड जो त्वरण होगा रोटेशनल एक्सीलरेशन, और लीनियर मोशन से रिलेटेड एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप की बातें करेंगे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं बच्चों, एक्सीलरेटेड फ्रेम जितनी भी होती हैं, ठीक है, वो सारे की सारी क्या होती हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम होती हैं। तो लिखिए बच्चों, एन एक्सीलरेटेड फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एन एक्सीलरेटेड फ्रेम, एक्सीलरेटेड फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। हिंदी में लिख सकते हो बच्चों, त्वरित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। त्वरित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। त्वरित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। लिखिए बच्चों, त्वरित निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक्सीलरेटेड फ्रेम आर ऑफ टू टाइप्स। एक्सीलरेटेड फ्रेम आर ऑफ टू टाइप्स। त्वरित निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक्सीलरेटेड फ्रेम आर ऑफ टू टाइप्स। एक्सीलरेटेड फ्रेम आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए बच्चों, रेखीय त्वरित निर्देश तंत्र। पहला लिखिए, रेखीय त्वरित निर्देश तंत्र, लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम। रेखीय त्वरित निर्देश तंत्र, लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम, लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम। दूसरा लिखिए बच्चों, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम और रोटेटिंग फ्रेम। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, ब्रैकेट में लिख लो ओमेगा बराबर कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, ओमेगा बराबर कांस्टेंट, और रोटेटिंग फ्रेम, और रोटेटिंग फ्रेम। हिंदी में लिख सकते हो बच्चों, एक समान घूर्णित निर्देश तंत्र, एक समान घूर्णित निर्देश तंत्र, एक समान घूर्णित निर्देश तंत्र। ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, ओमेगा बराबर नियत, ओमेगा बराबर नियत, अथवा घूर्णी निर्देश तंत्र, अथवा घूर्णी निर्देश तंत्र। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? देखो, देखिए यहां पर, अब देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, पहले अपन लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कर लें भाई। अपने तो देखो यही है, एस फ्रेम है बच्चों, यहाँ पर एस फ्रेम। ये अपना कोई फ्लाइंग बर्ड है, उड़ता पक्षी है, फ्लाइंग बर्ड हो गया। ठीक है, ये अपना एस टेस्ट निर्देश तंत्र है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। अब की बात, ए एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अपन ने एस टेस्ट निर्देश तंत्र, जिसके अंदर ये जो पर्सन बैठा है, वो एस टेस्ट जो निर्देश तंत्र है, वो इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ए त्वरण से आगे और बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां से जो फ्लाइंग बर्ड जो देख रहा है बच्चों, ठीक है, ये देख रहा है, इसकी पोजीशन वेक्टर आर देख रहा है, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है बच्चों, आर डेस है। और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये ए एक्सीलरेशन यही चीज है। ठीक है, अब की बार एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी इसके पास में वेरिएबल है। वेलोसिटी इसके पास में क्या है, वेरिएबल है। बस बात इतनी सी है, समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो अगर मैं इसको पोजीशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो आर नोट बराबर क्या कह सकते हो, वी टी कह सकते हो। आर नोट अब की बार, लेकिन वी नोट क्या नहीं है, वी क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वी क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गए? बस, अब देखो बच्चों, लगा दीजिए वेक्टर लो। ठीक है, आर डेस प्लस वी टी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा,
आर हो जाएगा। तो आर डेस बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस वीटी हो जाएगा। आर डेस बराबर कितना हो जाएगा, आर माइनस वीटी हो जाएगा। बच्चों में डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो टी के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों डी आर डेस अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और माइनस ये कितना हो जाएगा, डीबी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन डी टी हो जाएगा ना, सॉरी बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चों अपने तो जब एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो दो बार डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो बच्चों दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा डी टू आर डेस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस डी बी अपॉन डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा आपकी बात। ये इक्वेशन नंबर आप 1 कह दीजिए सर, समझ में आया मेरी बात को, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है टी टू आर डेस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, क्या है, त्वरण है। त्वरण कहाँ से, ये जो फ्लाइंग बर्ड का जो त्वरण है ये कहाँ से देख रहा है, एस डेस निर्देश तंत्र के अंदर मेजर्ड ये एक्सीलरेशन है, मेजर किया गया एस डेस निर्देश तंत्र के अंदर, ये क्या है, एस के अंदर है। और डीबी अपॉन डी क्या है, डीबी अपॉन डी एक्सीलरेशन है ये भी, ठीक है। लेकिन ये किसकी वजह से लग रहा है, सूडो फोर्स की वजह से, दैट इज मोशन की वजह से, ए एक्सीलरेशन की वजह से लग रहा है, समझ में आ गया। तो यही है वो सूडो फोर्स बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं नाम दे देता हूं, दैट इज ए डेस बराबर, ठीक है, और ए और माइनस ए माइनस, ठीक है, और इसको एनीवन सूडो फोर्स दे दूं या कोई भी एक्सीलरेशन आप दे दीजिए, ए नोट दे देता हूं, ये हो गया ए नोट हो गया, ठीक है। अब बच्चों उस टाइम क्या किया जा सकता था, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो बच्चों, इसको उस टाइम क्या किया जाता था, देखो उस टाइम जो मास है उसको क्या कहा जाता था, एब्सोल्यूट ही कहा जाता था। मास को दोनों तरफ से क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो दोनों तरफ मास से क्या कर दीजिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज एम ए डेस वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर और माइनस कितना हो जाएगा, एम ए नॉट वेक्टर कह दिया, ठीक है। बच्चों इसको क्या कर देंगे, एफ डेस कह देंगे, इक्वल टू ये क्या कह देंगे, एफ नॉट कह देंगे, और ये क्या कह देंगे, एफ नॉट कह देंगे, ठीक है। और इस बच्चों ये जो एफ डेस है ये क्या है, फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना क्या है बच्चों, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, फेसबुक मत कह देना, ठीक है। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग बर्ड के ऊपर, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेजर्ड या एज सीन फ्रॉम, एज सीन फ्रॉम एस डेस फ्रेम, एज सीन फ्रॉम एस डेस फ्रेम, ठीक है। सेम हो जाएगा बच्चों ये वाला, ठीक है। ये क्या कहोगे आप, ठीक है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम एस फ्रेम, एस फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं बच्चों सूडो फोर्स। अब यहां पर एक बात आप ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, जो सूडो फोर्स है उसको देखो आप ध्यान से, ये हमेशा आप यहाँ जो नेगेटिव साइन जो आया है ना वो यही बात बता रहा है कि जो एक्सीलरेशन रियली में जो एक्सीलरेशन होता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये देखो उसके क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिधर भी होगा, जिधर भी एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। विक्रम है, देखिए, तो बच्चों ये हो गया, दैट इज नॉट जिस कह रहे हैं माइनस एम ए नॉट, ठीक है, और इक्वल टू सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कि सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो रियल एक्सीलरेशन के हमेशा क्या होता है, उल्टी डायरेक्शन में होता है। समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। आपने कभी देखा है ऐसा, उल्टी डायरेक्शन में होता है, देखा है, बहुत बार है। देखो अपन बस में जा रहे हैं, ठीक है, और आप कभी भी देख लेना बस वाला क्या करता है, ब्रेक लगाता है तो अपन आगे की साइड बढ़ते हैं, ठीक है। अब सॉरी पीछे की साइड हटते हैं अपन, ठीक है, क्या हटते हैं, पीछे की साइड लगते हैं ना अपन, तभी तो डंडा पकड़ते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को,
आप कभी भी देख लेना, साइकिल, साइकिल को जब आप क्या करते हो, ए एक्सीलरेशन से मूव करवाते हो, ठीक है, तो किधर की साइड डर रहता है, समझ में आ गया? तो ये क्या लगता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। रियल एक्सीलरेशन के हमेशा क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि बस में अगर अपन चल रहे हैं, तो बस के रेस्पेक्ट में आपकी मोशन क्या है, क्या है, रेस्ट में है। भाई बस तो आपके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है कि नहीं है? बस खुद चल रही है, वो एक अलग बात है। अब आप क्या कर रहे हो कि बस के अंदर झटके ना लगे, बस के अंदर क्या नहीं लगे, आपको झटके ना लगे, उसके लिए आप क्या करते हो, आप डंडा पकड़ के खड़े होते हो, आप जो पिलर्स होते हैं वो पकड़ के खड़े होते हैं कि नहीं? वो क्या है, वो क्या है, वो शूडो फोर्स ही तो है। वो क्या है, शूडो फोर्स ही तो है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और आप उनको मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, वो पकड़ के कोई स्टैंड पकड़ के खड़े हो जाते हो, ठीक है, वही शूडो फोर्स है वो। ठीक है। आपको मैं बताऊं कि नॉन इनर्शियल जितनी भी फ्रेम होती है ना, सबके अंदर इंजन लगा हुआ होता है, इतना ध्यान रख ले। समझ में आ गया? अर्थ के कोई इंजन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो ये क्या हुई, इनर्शियल हुई। बस के अंदर इंजन होता ही है, लिफ्ट के अंदर इंजन होता ही है, ठीक है, ट्रेन के अंदर इंजन होता ही है, सबके अंदर इंजन होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है ना, वो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं आ सकता है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या नहीं आ सकता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं आ सकता है। समझ में आ गया? तो अब लेकिन ये अपन लीनियर फोर्स की बातें कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर फोर्स की। कई बार घूमने की वजह से विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी भी एक्सीलरेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे सर्कुलर मोशन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है ना। अरे घूमने की वजह से नहीं आता क्या, अंदर की साइड एक्सीलरेशन लगता है सर्कुलर मोशन के अंदर, लगता है ना। समझ में आ गया? अच्छा चलो ठीक है, आप एक बात बताइए कि आप जो बड़ा वाला झूला झूलते हो, वो नॉन इनर्शियल है कि इनर्शियल है? कितने लोग मानते हैं वो नॉन इनर्शियल है? कितने लोग मानते हैं इनर्शियल है? आप कुछ नहीं मानते, क्या कह रहे हो, हैं? हाँ तो क्या है, नॉन इनर्शियल है, बस इतना ही। अच्छा, आप ऐसा क्यों सोचो मोटर है कि नहीं है, ठीक है, मोटर तो है ही है। आप सोच के देखो, जिस वो चक्कर जब काटता है, तो आप ये डंडा लगा के आगे बैठते हो, वो डंडा खोल देना एक बार बीच बीच रास्ते में, आपको अपने आप पता चल जाएगा इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है। आप कम से कम 3-4 किलोमीटर पे जाके पड़ोगे। समझ में आई मेरी बात को? ठीक है, तो सब नॉन इनर्शियल है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी क्या खतरनाक सूडो फोर्स लगते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये हुआ सूडो फोर्स, ठीक है। अब ये बात समझ गए होंगे कि भी रियल एक्सीलरेशन के हमेशा क्या लगता है, उल्टी डायरेक्शन में क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है। तो आ, वैसे एक बात पूछूं क्या आपको, आपसे तो क्या पूछूं, कभी ना मतलब की बातें अपन करें क्यों। ठीक है, तो अपने तो ये छाप लो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा ही कर लो बच्चों, सुंदर सुंदर लिख लेना।
देखिए, चले, ठीक है। अबे बात आती है सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स क्या होता है, हेडिंग दो सूडो फोर्स। हेडिंग दो बच्चों सूडो फोर्स। तो आपको ऐसे पूछा जाए कि सूडो फोर्स क्या होता है, पहला ऑप्शन जैसे दे दिया एक्शन और रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना कि जो सूडो फोर्स होता है वो कोई एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स होता है सूडो फोर्स, सूडो फोर्स होता है कि कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है, ठीक है, तो उसको आपको सूडो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सूडो फोर्स को क्या लगाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ये कोई एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है, समझ में आ गया। इतनी बात का आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो सूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट जो काम में लिया जाता है वो एक तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए क्या क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो सूडो फोर्स क्या होता है, कोई एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सूडो फोर्स क्या होता है, तो आप ऐसे कह देना कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए जो फोर्स को मेंटेन करना है उसी को क्या कहा जाता है, सूडो फोर्स कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, सूडो फोर्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इट इज नॉट ए एक्शन और रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर सूडो फोर्स होता क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर जब वो लीनियर एक्सीलरेशन या ए एक्सीलरेशन से अगर कोई फ्रेम मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगता है, उतना ही एक्सीलरेशन का उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, सूडो फोर्स कहा जाता है। समझ में आ गया, तो लिख लीजिए बच्चों, सूडो फोर्स ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए एफ पी बराबर माइनस एम ए नॉट, ठीक है। देखिए इट इज नॉट एक्शन और रिएक्शन फोर्स, इट इज नॉट एक्शन और रिएक्शन फोर्स, इट इज नॉट एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो पहला सवाल लिख लीजिए बच्चों, इसके अंदर पहला सवाल लिख लीजिए। देखिए वाई वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, वाई वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, वाई वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हो बच्चों कि आभासी बल का कॉन्सेप्ट क्यों काम में लिया जाता है, आभासी बल का कॉन्सेप्ट क्यों काम में लिया जाता है, ठीक है। आंसर में लिखो बच्चों, लिखिए टू मेकिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम टू इनर्शियल फ्रेम, टू मेकिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम टू इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम टू इनर्शियल फ्रेम। बताओ समझ में आया कि नहीं है बच्चों, कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए क्या लिया जाता है, सूडो फोर्स काम में लिया जाता है, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख सकते हो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बदलने के लिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बदलने के लिए आभासी बल काम में लिया जाता है। आपको ये बात समझ में आई कि अजड़त्वीय को जड़त्वीय क्यों क्या नाम है बोला जाता है। भाई अजड़त्वीय को जड़त्वीय बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर न्यूटन्स लॉ नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात को, ठीक है। समझ तो आ गया क्या, ठीक। आपको समझ में आ गया मैंने जो बात बोली है, तो तुम पूछ ही नहीं रहे हो, मुझे तो तुमसे डर लग रहा है, ठीक है। आज तक तो मैंने ऐसे सुना था कि टीचर को डर लगता है, मैं तो मेरे को तो तुमसे डर लग रहा है, ठीक है। देखो ऐसे होता है, अगर आप मुझसे पूछोगे ही नहीं ना तो मैं क्या नाम है क्या बताऊं। आपका ना तो हाँ आता है और ना ही ना आता है,
तो आप तो जैकी चैन हो रखे हो, ठीक है। ना हाँ का पता चलता है, ना समझने का आने का पता चलता है। नहीं अदरवाइज आपको पूछना चाहिए सर कि कैसे, मैं बताऊंगा भगवान कैसे, झूठ नहीं बोलता। तुम ऐसे सोचते हो बता नहीं पाऊंगा ऐसे, पूछा करो। हाँ पूछो मुझसे। हाँ तो बताओ फिर, मेरे को बता दो फिर कि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल क्यों बना रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, मुझे समझाओ। मुझे अच्छे अच्छे से समझाओ, मैं समझा नहीं। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स जीरो करने के लिए किया जाता है। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो क्यों करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही क्यों करें, एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना करें तो क्या हो जाए। वो तो वही तुम सवाल का बार बार आंसर बना रहे हो, आंसर का वही सवाल बना रहे हो। ठीक है देखो तुम बताओ, एफ एक्सटर्नल को जीरो क्यों कर रहे हैं, आप बताओ। ये तो वो वाली मेरा सवाल हो गया ना, क्यों, भाई क्या जरूरत पड़ी कि आप एफ एक्सटर्नल जीरो करना पड़े, आप बताओ। आपको एफ एक्सटर्नल जीरो क्यों करना पड़ रहा है। देखो जब तक आप एक्स देखो, ये देखो मैं बताऊं आपको, आप है ना यार मुझसे पूछो सवाल, पता है मेरे को बड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है। आप अच्छा चलो ठीक है, आपको ये इस चीज का डर लग रहा होगा कि जैसे मैंने सवाल पूछा और बहुत सारे बच्चे मेरे से नजर नहीं मिला पाते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको नहीं आता। मुझे पता है, आई फिर नो वेरी जीरो वेल, फोर्स को मैं अप्लाई बहुत करने अच्छे के से लिए। जानता हूँ कि आपको नहीं आता ये, ठीक है। तो बिल्कुल आप है ना नजर मत हटाओ, पहली बात, नजर को सामने रखो, ठीक है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरी जबरदस्ती चीजों के अंदर हाँ मत करो, ठीक है। आप क्या पढ़ने आए हो, फिजिक्स। और आपको मैं बताऊं आरपीएससी का जो भी बच्चा ले रहा है, मेरी एक बात को ध्यान से समझ लेना, मैं बहुत बार बोलता आया हूं, बहुत बार बोलता आया हूं कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो। अब वो जमाना गया जिस टाइम डायरेक्ट सिलेक्शन हुए करते थे, अब नहीं होंगे। अब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर बैठते हैं, सीटें बहुत ही कम है। मानते हो कि नहीं मानते हो, सीटें बहुत ही कम है। और आज वक्त की डिमांड है नौकरी, आप नौकरी की सख्त जरूरत है। अब अगर आपको इन फ्यूचर कभी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा बच्चों, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, दुखी हो जाओगे जिंदगी से, ठीक है, जिंदगी आपको खाने को दौड़ेगी। इसलिए क्लास के अंदर बैठ, मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ ही नहीं रहे हो मुझे, मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पूछिए सवाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको अगर कह भी नहीं आता ना तो आप ऐसे पूछो सर मुझे नहीं आता, कि सर ये आप है ना नॉन इनर्शियल को इनर्शियल क्यों बना रहे हो, मुझे सर पर्सनली समझाओ आप, मैं बताऊंगा। भगवान कसम मैं बताने के अंदर बड़ा एक्सपर्टीज हूँ, बता दूंगा मैं, मुझे बहुत अच्छे आते हैं ये सब चीजें। देखिए पहली बात ये होता है बच्चों कि न्यूटन्स लॉ अपन बार बार कह रहे हैं, एफ एक्सटर्नल जीरो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ कह रहे हैं, बराबर। ठीक है, वो इसलिए कहते हैं बच्चों कि एफ एक्सटर्नल को अगर आप जीरो नहीं करोगे ना, ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम नहीं आएगा, ठीक है। तो पी बराबर कांस्टेंट ऑफ मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, इसलिए एफ एक्सटर्नल को क्या किया जाता है, जीरो किया जाता है। अब एफ एक्सटर्नल जीरो मतलब कैसे सर, फिर भी नहीं समझे हम, किसके ऊपर एफ एक्सटर्नल जीरो कर रहे हो। एफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के ऊपर जीरो किया जाता है। एफ एक्सटर्नल किसके ऊपर जीरो किया जाता है, ऑब्जर्वर के ऊपर जीरो किया जाता है। ऑब्जर्वर का मतलब ये हो गया नॉट फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड जो है जिसके एक्सीलरेशन होगा उसके बाद, अपन जहां से मोशन लगाते हैं ना, वहां एफ एक्सटर्नल जीरो करो। आपने कभी लगाई है इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो बच्चों लगाई है बहुत बार। चलो मैं लिफ्ट ही बता देता हूँ आपको, आपको अच्छा सूट करेगा, देखो, ठीक है। लिफ्ट बताता हूँ आपको, ये लिफ्ट है, लिफ्ट मोशन है, ठीक है। और आपको मैं न्यूटन लॉ लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैं कह दिया कि भाई कि ए एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। भाई जो भी इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर दो टाइप का होता है, एक ऑब्जर्वर नीचे बैठ के लगाता है और एक ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ लगाता है, दो मोशन लगती है, समझ में आ गया। ऑब्जर्वर, अच्छा कितने लोग ऐसे मानते हैं कि इन सब चीजों के बिना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा।
कितने लोग मानते हैं कि इन सब चीजों के बिना आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा? हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपकी बार का पेपर देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो बच्चों, फुर्सत से। टाइम लगेगा। और ये जादू की जप्पियों से पढ़ना बंद कर दो। कहते हैं ना कि हम तो जादू की जप्पी से पढ़ाते हैं, हम तो 2 घंटे में पढ़ा देते हैं, हम तो ये पढ़ाते हैं। बावड़े मत बनाओ, ठीक है? बावड़े बनाने के दिन गए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लो। और आप ऐसे देख लो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर बच्चों मेरी रिजल्ट आ रहे हैं। धर्मेंद्र सामोता फर्स्ट रैंक आ रहा है, ठीक है? और पता कर लो धर्मेंद्र सामोता कहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है? और कौन सी तैयारी की थी, आईआईटी से है वो, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल पहले पढ़ के गया हुआ है। कोई भी नॉर्मल बच्चे का आरपीएससी के अंदर आने वाले टाइम में रिजल्ट नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। समझ में आया मेरी बात को? और मैं सभी बच्चों से हमेशा पर्सनली ये सब निवेदन करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। और आपके पास में टाइम भी है, आपके पास अभी बहुत टाइम पड़ा है। 1 साल तो मान के चलो आप, 1 साल पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का वैकेंसी नहीं आएगा, ये तय है, ठीक है? आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ठीक है? अभी तो सीट भी तय नहीं हुई है कि कितनी सीटें आ रही हैं, ठीक है? तो बड़ा टाइम लगेगा। तो अब देखो बच्चों, लिफ्ट मोशन है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सीलरेशन है। मैं बच्चों देखो यहाँ पर 2 जगह से लगाता हूँ, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा ना, मजा आ जाएगा। देखो, एक मैं यहाँ से लगाता हूँ। अच्छा, अगर मैं सपोज करो अंदर बैठा हूँ तो क्या लिफ्ट अंदर बैठूंगा तभी चलेगी? अदरवाइज नहीं चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी? मैं चाहे बाहर बैठूं चाहे मैं अंदर बैठूं, बराबर लिफ्ट तो चलेगी। अब लेकिन मोशन हमेशा 2 जगह से लगाई जाती है। एक बच्चों यहाँ से भी लग सकता है, ये अर्थ पे बैठा है, ठीक है? अब एक बात बताइए कि मैं लिफ्ट के अंदर नहीं हूं और मैं बाहर बैठा हूं, क्या मेरे पर सूडो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि सूडो फोर्स कब लगते हैं, छद्म बल कब लगते हैं? तो आप कह देना सर, जो मोशन के अंदर होता है, ठीक है, तभी सूडो फोर्स लगते हैं। वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होना चाहिए, तभी उसके ऊपर लगेंगे। खड़े खड़े की कोई दिक्कत नहीं हो रही, खड़े खड़े की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाहर बैठे ऑब्जर्वर के कभी सूडो फोर्स नहीं लगते हैं, फ्रेम के अंदर होना जरूरी है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों में, अच्छा एक ईमानदारी से आप बताओ, मैं यहाँ बैठ के मोशन लगाऊं और मैं अंदर बैठ के लगाऊं, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंजेस आएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंजेस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और होना भी नहीं चाहिए चेंजेस। अगर आपके इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर चेंजेस आते हैं तो देन आपके फिजिक्स में क्या है, कमी है। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। देखिए बच्चों, अर्थ पे बैठा आदमी लगाएगा। अब बताओ, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? लग रहा है? इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? मैं लिफ्ट के मोशन को देख रहा हूँ, कोई फोर्स लग रहा है? लग रहा है? इसके ऊपर नहीं लग रहा। लिफ्ट जो भी जितने भी एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बराबर? तो बच्चों मैं कैसे लगाऊंगा? ये mg लगा दिया मैंने, जो भी इसका वजन है, ठीक है, ये लगा दिया। और ए एक्सीलरेशन है, समझ में आ गया? और एक ये जो शख्स है जो अंदर बैठा है, ठीक है, अंदर बैठा है, उसके ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। एक जो शख्स अंदर बैठा है उसके ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, बराबर? सही कहा? तो बच्चों ये इक्वेशन को कैसे लगेंगे? ये पर्सन कैसे लगाएगा? ये पर्सन ऐसे लगाएगा कि भाई लिफ्ट के पास में एक्सीलरेशन है, दैट इज एम ए है। एम ए इक्वल टू नॉर्मल ज्यादा है। नॉर्मल क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। और एम जी क्या है? कम लग रहा है, ठीक है? ये लग रहा है। तो नॉर्मल बराबर एम ए प्लस एम जी। बिना रिकॉर्डिंग का साला भी होगा। नॉर्मल बराबर एम ए रिकॉर्ड प्लस वीडियो में काट दूंगा। एम जी हो जाएगा। मैसेज लक्ष्य दे जी, रिकॉर्ड उसी एक ले ले, समझ ले। हाँ, समझ में आया मेरी बात को? ये वीडियो ऑन करो भाई, लक्ष्य जी। अरे पड़ोसी से बातें मत करो। हाँ, समझ में आया? ये लगाया। अब बच्चों, जो नॉन इनर्शियल और इनर्शियल की जो बातें चल रही है ना, वो यही बात थी। बताइए इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? लग रहा है एफ एक्सटर्नल 0 है ना इसके ऊपर? एफ एक्सटर्नल कितना है? 0 है। एफ एक्सटर्नल कितना है? 0 है। समझ में आया मेरी बात को? तो न्यूटन स्लो लग गया। ये न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, न्यूटन स्लो लग गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये जरूरी था। 2 सेकंड 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 2 सेक
अब चले अंदर चलते हैं। जो कि नॉर्मली आज तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाया है ना, वो ये वाला लगाया है, नॉर्मली लगाते हैं अपन। लेकिन आसान क्या है? आसान हमेशा बच्चों सिस्टम के ऊपर बैठ के आप काम करो, वो सबसे आसान होता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब चलते हैं अंदर की साइड चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं कह दूंगा कि बच्चों मैं ही बैठा हूं, ये मैं बैठा हूं, अब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अच्छा चलो एक्चुअली में बताइए, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मेरा क्या मोशन है? मैं अंदर बैठा हूं लिफ्ट के, मेरा क्या मोशन है? रेस्ट में हूं। मानते हो रेस्ट में हूं? नहीं मानते? नहीं मानते? नहीं मानते? क्यों? मैं कहां चल रहा हूं? मैं तो लिफ्ट के अंदर ही हूं। मेरा और लिफ्ट के अंदर क्या मोशन है? मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं और रेस्ट में। समझ में है मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मेरा कोई मोशन नहीं है। वो एक्सीलरेशन है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, बट किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ के ऊपर जो ऊपर खड़ा आदमी है उसके रेस्पेक्ट में वो ये एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बट मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में तो लिफ्ट कोई मूव नहीं कर रही ना। उसको रेस्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रेस्ट बोला जाता है, बराबर। तो बच्चों उसी को ही कह रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब अगर आपने ये एक्सीलरेशन अगर काम में ले लिया गलती से, ठीक है, तो आप कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी बातों के अंदर। आप पहले अपने आप को न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए जो काम रियली में है वो काम कीजिए। वो काम क्या है? आप लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कोई मोशन में नहीं हो, पहले वो काम करो। पहले अपने आप को रेस्ट में लाओ। तो अपने आप को रेस्ट में लाओगे कैसे? सूडो फोर्स लग रहे हैं आपके अंदर। क्या लग रहे हैं आपके ऊपर? सूडो फोर्स लग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब होता है जब मैं लिफ्ट के ऊपर जाता हूं ना, ठीक है, तो मोशन की वजह से मेरे वजन में क्या लगता है? बढ़ोतरी फील होती है, बराबर। ठीक है, वो मैं क्या करूं? वो मैं ना फील करवाऊं। मैं क्या नहीं कराऊं? मैं ना फील करवाऊं। मैं अपने आप को रेस्ट में लाऊं। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं ये करूंगा कि जो ए एक्सीलरेशन से जो मूव कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन मूव करवा दूंगा। यही तो कहा था सूडो फोर्स, यही तो कहा था कि भाई जितने भी एक्सीलरेशन से मूव करती है उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या लगा दो? ए एक्सीलरेशन लगा दो, बराबर। समझ में आया मेरी बात को? तो ए एक्सीलरेशन मैंने लगा दिया, एम जी लगी रहा है। ठीक है, अब रिजल्टेंट जो भी है उसको बोला जाता है डब्ल्यू अप्रेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? डब्ल्यू आभासी बोला जाता है। डब्ल्यू क्या बोला जाता है? आभासी बोला जाता है। तो बच्चों एम जी भी नीचे की साइड लग रहा है और ये एम ए भी नीचे की साइड लग रहा है। दोनों ही नीचे की साइड लग रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एम जी प्लस एम ए। एम जी प्लस कितना लिख दूं? एम ए लिख दूं। ठीक है, ये देख लो, एम जी प्लस एम ए, ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया? डब्ल्यू अप्रेंट कहेगा। तो लिफ्ट के अंदर जो बैठा आदमी है वो इस बात को कहेगा कि भाई मेरे पर नॉर्मल नहीं लग रहा, डब्ल्यू अप्रेंट लग रहा है। डब्ल्यू क्या लग रहा है? अप्रेंट। डब्ल्यू अप्रेंट का मतलब होता है भाई मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए लग गया। अगर आप ये एक्सीलरेशन अगर कंसीडर करते तो क्या आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सही आती? नहीं आती। तो आपने क्या लगाया? यहां पर भी आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाया, यहां नॉन इनर्शियल फ्रेम थी। तो लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने लगाया तो आपने इसको सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम बनाया है। इनर्शियल फ्रेम बनाया है आपने। और ये जरूरी होता है, इसलिए बार बार कह रहे हैं अपन एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो। एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, ठीक है, तो फोर्सेज को क्या किए जाते हैं? बैलेंस किए जाते हैं। फोर्सेज क्या किए जाते हैं? बैलेंस किए जाते हैं। तो बच्चों आप इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एक तो इसको इसको कंसीडर करो, डब्ल्यू अपरेंट लग ही रहा है, टोटल वजन बढ़ गया। ठीक है, एम जी प्लस एम ए। अब बताओ लिफ्ट के अंदर जब आप बैठते हो यही होता होगा?
क्या वाकई में बढ़ जाता है क्या? फिर तो मेरे जैसा आदमी तो हर बार लिफ्ट में बैठ जाए जाके, दिन में वजन कम ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ऐसा नहीं होता, ये किसकी वजह से लग रहा है? ए एक्सीलरेशन की वजह से लग रहा है, और इसको बोला जाता है एफ एक्सटर्नल बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर भी अपन ने क्या किया है, न्यूटन लॉ लगाने के लिए एफ एक्सटर्नल अपन ने यहाँ पर भी क्या किया है, 0 किया है, और यहाँ पर भी अपना एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम को, अच्छा चलो ठीक है, इसके अंदर सूडो फोर्स लगाया, मैंने कॉन्सेप्ट काम में लिया सूडो फोर्स का, क्या करने के लिए? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन लॉ लगेगा। अब न्यूटन लॉ नहीं लगाना है तो मत लो काम में सूडो फोर्स, अपना क्या जा रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं लगाना तो मत लो काम में, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो आपको नॉन इनर्शियल को क्या बनाना पड़ेगा, इनर्शियल बनाना पड़ेगा। और इनर्शियल फ्रेम क्यों? न्यूटन लॉ लगाने के लिए, एफ एक्सटर्नल 0 करने के लिए। ठीक है, और जो कि एक्चुअली में है, जो कि एक्चुअली में है, ये फ्रेम के अंदर बैठ के इक्वेशन ऑफ मोशन लगी है, ये फ्रेम के बाहर बैठ के इक्वेशन ऑफ मोशन लगी है। इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी चेंजेस नहीं आती है। तो सूडो फोर्स नॉट ए एक्शन और रिएक्शन फोर्स, सूडो फोर्स कोई एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है। सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए लिया गया कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? सूडो फोर्स इसको बोला जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? एक बात। दूसरी बात, सूडो फोर्स की अपन अगर काम में नहीं लोगे, ठीक है, तो आप बाहर बैठ के लगाते हो, बाहर बैठ के कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? सूडो फोर्स हमेशा ड्यू टू कोई भी फ्रेम है, ऑब्जर्वर है, जिसके अच्छा, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि है ना, जैसे मैंने एक बताया था एस फ्रेम बताया था, एक क्या बताया था, एस डेस फ्रेम बताया था, एक क्या बताया, फ्लाइंग बर्ड बताया था। कई लोग ऐसे सोचते हैं फ्लाइंग बर्ड के ऊपर एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, नहीं, जो ऑब्जर्वर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा है ना, उसके ऊपर एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए, और ये फिजिक्स का रूल है। अगर आपने इस रूल का फॉलो नहीं किया ना, तो आप कहीं पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, कहीं पर भी फ्रिक्शन हो, इंक्लाइन प्लेन हो, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, सेंटर ऑफ मास हो, कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन है। और आपको पता है फिजिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बिना अधूरा है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकालना पड़ेगा। बराबर? समझ में आया? अब बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। ठीक है, ये छाप लो, लिफ्ट मोशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिख लीजिए पहला पॉइंट, बच्चों, पहला पॉइंट लिख लीजिए कि, सर हाँ बोलो, सर आपने जो नॉर्मल कंपोनेंट काम में लिए किसकी डायरेक्शन में, अब बोलो। वो आपने जो एंड कंपोनेंट किया है आपने एंड कंपोनेंट किया है ना सर, एंड नॉर्मल एन, कंपोनेंट। नॉर्मल नॉर्मल, हाँ सर, ये सर डायरेक्शन किसकी दिखा रहा है, ऊपर लेफ्ट की मोशन की या उसके अंदर बैठे आदमी की मोशन? देखिए ऐसा होता है कि जैसे ही मैं क्या किया कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या लग रहा है, मेरे पर एक्शन रिएक्शन फोर्स तो लग ही रहा है ना, मैं जहां खड़ा हूं जितना मैंने सरफेस को कांटेक्ट में ले रहा है, मेरे पर नॉर्मल तो लगा ही रहा है ना, लिफ्ट का जो सरफेस है वो तो लगा ही रहा है, तो उसको तो मैं कंसीडर करूंगा ना। ठीक है, मेरे वजन की वजह से तो हो ही रहा है ना, ठीक है, वो है नॉर्मल। ठीक है, और आप इसको रिजल्टेंट भी बोल सकते हो, इसको आप रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, जब ए एक्सीलरेशन से आप मूव करते हो तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसको नॉर्मल भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल भी बोला जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो नॉर्मल को एक्चुअली में सूडो फोर्स इसीलिए बोला जाता है, नॉर्मल को एक्चुअली में क्या बोला जाता है, एक तरीके से सूडो फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म ऐड हुई है ना, एम जी जो टर्म, सॉरी एम ए जो टर्म ऐड हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, सूडो फोर्स की वजह से ही तो हुई है। अरे ए एक्सीलरेशन की वजह से ही तो हुई है, अदरवाइज एम जी तो था। समझ में आ गया मेरी बात को? हाँ, अब बताओ और कोई डाउट? सर सर वो हाँ, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? आप जैसे सपोज करो, हाँ, अगर आपको डायरेक्शन में, अगर आपको काम करना है, अगर आपको डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है, तो इसको एफ रिजल्टेंट बोल दो ना, तो एफ रिजल्टेंट बोल दो। ठीक है, और ये एम ए और एम जी कहाँ की साइड लग रहे हैं, देखो, एम ए, एम ए कहाँ की साइड, अब ये जो रिजल्टेंट जो एक्सीलरेशन आ रहा है, ये ऊपर की साइड आ रहा है ना, ये कहाँ के लग रहा है, ऊपर की साइड ही तो लग रहा है। बोलो।
क्यों नहीं लगाएंगे, क्या दिक्कत है? लिफ्ट क्या नाम है, लिफ्ट खाली जा रही है तो लिफ्ट कहीं ना कहीं सरफेस के कांटेक्ट में तो आएगी, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल तो लग ही रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात को? अदरवाइज तो वो फिर तो अर्थ के अंदर ही चली जाएगी, नॉर्मल तो लगता ही है, ठीक है, बैठो नहीं बैठो आपकी मर्जी। हाँ क्या कह रहे हो? उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट तो रखो, पत्थर रखा ना, आपका क्या जा रहा है? हाँ बोलो, वैभव भाई समझ में नहीं आया क्या? सर मैं सर ये ये कह रही हूँ कि डायरेक्शन आप हाँ बोलो, पहले डिसाइड कर लो कि बोलना क्या है, हाँ बोलो, बोलो भाई बोलो, सर अरे डायरेक्शंस बोले तो ठीक सिमरे रहते ने। हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हो कि एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं लगाना। अब ये यहाँ पे अपने ये नीचे की तरफ था एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि स्यूडो फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, फिर ये भी तो एक्शन एक्शन रिएक्शन नहीं हो गया फिर? कैसे इसका हो नीचे गया? की तरफ था, हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया इसके। कौन से वाला, ये एक्शन, वाला? मेरा कहने का मतलब है कि एक्शन रिएक्शन यही होता है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं देखो, एक्शन रिएक्शन का मतलब तो ये होता है कि जितना आपका बॉडी का कोई भी पार्ट कहीं पर भी टच हो रहा है ना, ठीक है, जितना एरिया को कांटेक्ट में ले रहा है ना, वो उतना अर्थ आपके ऊपर लगाएगा, ठीक है, वो होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना है कि ये जितने कांटेक्ट में आया है तब ये छूडो फोर्स लगा है, तुम्हारे को टच कहाँ किया, बॉडी को कहाँ टच किया छूडो फोर्स ने? अब जैसे नदी में वो नाव जाती है फिर आगे को पानी लेके, वो वाला एग्जाम्पल भी तो एक्शन रिएक्शन का ही होता है। एक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जितना आपका सरफेस बॉडी का जो कहीं पर, अब जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे पैर जहां कहीं पर भी टच हो रहे हैं उतना मेरे पर ऊपर भी तो फोर्स लगा रहा है ना, वो होता है एक्शन रिएक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम से बनता है, देखो नॉर्मल वेट WmG बराबर, ये फ्री बॉडी डायग्राम देके बनते हैं। आपने कभी शूडो फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम लेके बनाया हुआ देखा है? भाई शूडो फोर्स क्या है, ठीक है, शूडो फोर्स तो पूरा हो गया, वो तो पूरा ही लगेगा, पूरी बॉडी का जो एक्सीलरेशन उसकी उल्टी डायरेक्शन उतना ही लगा दो, रेस्ट में लाना है तो उतना ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। मेरी बात सुनो, आप है ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, सीधी सी बात समझो, आप ज्यादा दिमाग पे जोर दोगे ना तो दिमाग खत्म हो जाएगा, ठीक है, देखो ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ कि ये जो W अपरेंट है ना, ये वेट है, वेट किसके ऊपर है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है, एक तो खुद का जो mg जो वेट है वो तो है ही है, ठीक है, जी तो ग्रेविटी हो गया, मास, ठीक है, जो भी हो गया, mg हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ma हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ma हो गया, समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो अब ये है सूडो फोर्स। अब मेरे को क्या करना पड़ा, मैंने कोई W, ये जो मैंने कोई जानबूझ के नहीं लगाया, मैं एक्चुअली में अपने आप को क्या लाऊंगा, रेस्ट में लाऊंगा, मेरा मेरा मतलब तो ये मेरा रेस्ट में लाऊंगा। अब देखो मैंने यहाँ पर mg अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए तो नहीं लिया, मैंने mg जो लगाया वो अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए तो नहीं किया ना, कैसे लगाया, ठीक है, वो जो मेरे को एक्शन रिएक्शन जो होता है वो लगाया है मैंने तो। अब बट मैंने ये ma उल्टा क्यों किया, ma उल्टा क्यों किया, मैं अपने आप पे एफ एक्सटर्नल 0 करूंगा पहले तो, तभी क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, न्यूटन लो तभी लगेंगे, अदरवाइज न्यूटन लो नहीं लगेंगे ना, ठीक है, और अदरवाइज आपके पास तरीका क्या है, कोई तरीका नहीं है आपके पास में, ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल को 0 करने के लिए मैंने क्या किया, ma उल्टा लगा दिया, बराबर, एक बात। अब मेरे को ये करना क्यों पड़े, न्यूटन लो लगाने के लिए। अब न्यूटन लो कहाँ लगता है, इनर्शियल फ्रेम के अंदर, बात तो इतनी सी है, तो इट इज नॉट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, हाँ और कोई डाउट बोलो, वैभव भाई बोलो कोई डाउट है तो। अच्छा अब ये कई बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नाम है, डायरेक्शन से डर रहे हैं, डायरेक्शन से मत डरो, डायरेक्शन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो कहेगा। अब जैसे एक्चुअली में इसका मोशन कहाँ की साइड हो रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है, तो ठीक है ऊपर की साइड लिख दो ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो सीधी सी बात यही है, समझ में आया कि नहीं है? अब अगर यहाँ पर कोई डर रहा है
ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ की साइड हो रहा है, ये mg और ma कहाँ की साइड लग रहे हैं, नीचे की साइड लग रहे हैं, ये कहाँ की साइड लग रहे हैं, नीचे की साइड लग रहे हैं। तो अगर माइनस आई कैप लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, माइनस आई कैप लिख दूंगा, टेंशन करने की क्या जरूरत है। समझ में आ गया मेरी बात को, कोई ज्यादा। और इसकी है ना डायरेक्शन से बिल्कुल मत डरो, सीधी सी बात है। आपके एक सवाल आएगा, फोर्स इतना लग रहा है, वेट इतना है, उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना, जोड़ देना, और जोड़ के जो भी ऑप्शन के अंदर आता है वो क्लिक कर देना। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, क्लियर है डेटा आपके, क्लियर है। ठीक है, हाँ हाँ सर, सुनो, देखिए आपको कभी अगर अभी एक्चुअली में नहीं लगाना है ना, सीधी सी बात है, लिफ्ट में अपन कैसा फील करते हैं, बढ़ा दो ना वेट को, प्लस कर दो, ऊपर जाते हैं तो वजन बढ़ जाता है, बस एम ए प्लस एम जी करना है। ठीक है, नीचे आए तो घटा देना, और इक्वेशन ऑफ मोशन धीरे धीरे लगाने सीख जाओगे। आज जो मैं फील कर रहा हूँ वो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ में आ गया। बाकी इसके अंदर कोई अच्छा वन लाइन कंक्लूजन, सीधी सी बात है, वेट बढ़ता है। अब वहां पर जो भी एग्जाम के अंदर सवाल दे रखा है, जो भी प्लस करके जो रिजल्ट आ रहा है वही उसका रिजल्ट है। और कभी भी एग्जाम के अंदर इतना कभी भी वो डाउटफुल नहीं रखता है, ऑप्शन बड़े सिंपल होते हैं वहां पर, ऑप्शन बड़े क्या होते हैं, सिंपल है, प्लस आई के माइनस है, वो अपने आप बोलेगा ऐसी चीज। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सा सवाल है, समझ में आ गया, कर लो इसको। अभी इसके अंदर पॉइंट लिख लेना बच्चों, ठीक है। पहले लिख लो एग्जाम्पल ऑफ सूडो फोर्स, हेडिंग दो एग्जाम्पल ऑफ सूडो फोर्स, और फिर लिख लो इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ ए एक्सीलरेशन, इफ लिफ्ट if lift if lift is moving upward with a not acceleration, सॉरी a acceleration हिंदी में लिख सकते हो बच्चों, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है। अब दो अलग अलग बातें लिख लेना बच्चों, यहां अगर अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा है और अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, दोनों बातें अलग अलग लिख लो, लिख लिया, लिख लो। देखो सुनो बच्चों, देखो अभी अगर मैं ए एक्सीलरेशन से क्या कर दूं, इसको नीचे की साइड अगर मूव करवा दूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने लगाया क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, लगाया। देखो बच्चों, ए एक्सीलरेशन एम जी है, तो ये देखो अगर यहाँ बैठोगे तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा काम करोगे, ए एक्सीलरेशन से क्या कर दिए, ऊपर की साइड कर दीजिए, सूडो फोर्स लगा दिया अपन ने। ठीक है, और अब इसको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए बच्चों, अब इसको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंस कैसे करोगे, ये देखो डब्ल्यू अप्रेंट इक्वल टू एम ए, ठीक है, चाहे एम ए कह दो, अगर ए ग्रेटर देन जी है, ए ग्रेटर देन जी है तब तो एम ए माइनस एम जी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ए लेस देन जी है तो डब्ल्यू अप्रेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। ठीक है, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। बस ये आप देख लेना एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है लिफ्ट का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है या 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है, वो है। लेकिन ये वाले केस के अंदर जो पर्सन जो अंदर होता है ना, वो सीलिंग से टकरा जाता है, ये वाला केस एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, सीलिंग से टकरा जाएगा अदरवाइज, समझ में आ गया, ऐसे होता नहीं है एक्चुअली में, तो यही होता है, एम ए माइनस एम जी होता है। समझ में आ गया मेरी बात को। देखिए यहाँ पर एक चीज ये देखिए, यहाँ पर अगर ये अगर लगाया है तो ये कैसे लगाओगे बच्चों, ये ऐसे लगाओगे, देखो यहाँ पर देखिए, एम ए नीचे की साइड है, लेकिन एम ए कहाँ की साइड है, नीचे की साइड है, और एम जी ज्यादा होने की वजह से लगा है, एम जी माइनस एन कह दीजिए। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू अप्रेंट और एन ए की बात होती है, देखो एन बराबर कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, एम जी माइनस कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो अगर अच्छा इस केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर जो पर्सन जो होता है ना, वो सीलिंग से टकरा जाता है, पर्सन किससे टकरा जाएगा, सीलिंग से टकरा जाएगा। ठीक है, ऊपर टकरा जाएगा, समझ में आ गया। ये वाला केस होता नहीं है एक्चुअली में, ये बड़ा नहीं होता है, ये छोटा ही होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में नहीं होता है, यही होता है, एम जी माइनस एम ही होता है, जीप ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी लिफ्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इनसे मूव नहीं करेगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेगी, समझ में आ गया मेरी बात को।
अब बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? है क्या? पक्का? दोनों जगह से लगा लिया क्या? देख लो, चले आगे। लगा लिया, सही लगाया था क्या? सही लगाया था। अब देखो बच्चों, हाँ इसका लिख लिया ना, ए नोट से। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि अगर सपोज करो सर कि ये डब्ल्यू अपरेंट की डायरेक्शन कैसे दें हम, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू अपरेंट की जी हमेशा ही ज्यादा होता है, ठीक है। जी ज्यादा होगा तो डब्ल्यू अपरेंट की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी, माइनस जो भी हो गए, माइनस जे कैप माइनस के कैप जो भी होता है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है जी ज्यादा आएगा, ए कम आएगा, तो अपने आप नीचे की साइड हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। तीसरा केस, तीसरा लिखिए, वेटलेस कंडीशन। तीसरा लिखिए बच्चों, भारहीनता की अवस्था। तीसरा लिखिए बच्चों, भारहीनता की अवस्था, वेटलेस कंडीशन। वेटलेस कंडीशन, तो वेटलेस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अभी देखो बच्चों, अपन ने किया है कि डब्ल्यू अपरेंट बराबर एम जी माइनस एम ए किया है अपन ने, अभी किया है। और अगर वेटलेस कंडीशन के अंदर ए एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है? जी के बराबर होता है, तब वो वेटलेस फील करता है, ठीक है। दैट इज डब्ल्यू अपरेंट बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? जब लिफ्ट का मोशन ए एक्सीलरेशन जी के बराबर हो जाए, ठीक है, जी के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो वेटलेस कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, फ्रीली अगर पैरासूट लेके अगर नीचे गिरा है, तो एक तरीके से कई बार क्या होता है? वेटलेस कंडीशन ही होता है। जब जैसे ही सपोज आप बड़े वाले झूले में अगर झूलते हो, ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर जब टेंशन जब 0 होता है ना, ठीक है, एक टाइम अपन फील करते हैं, वेटलेस कंडीशन फील करते हैं, जिस टाइम यहाँ पर अंदर कुछ हड़बड़ी सी होती है। देखा है कभी ऐसे कि अब तो गए काम से? वो वेटलेस कंडीशन ही होती है। समझ में आ गया? जहां पर रस्सी के अंदर तनाव क्या हो जाता है? बिल्कुल 0 हो जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वो वेटलेस कंडीशन होता है, और वो ए इक्वल टू जी कंडीशन ही होती है। लिख लीजिए। कहने का मतलब जो वेटलेस मशीन जो होगी ना, ठीक है, वो क्या करेगी? 0 आपको दिखाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भार नहीं दिखाएगी, कोई वेट नहीं दिखाएगी, वो वेटलेस कंडीशन होती है। तो लिख लीजिए बच्चों, तीसरा केस लिखिए, यदि लिफ्ट नीचे आते हुए, लिखिए लिफ्ट नीचे आते हुए, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो वह गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे आएगी, वह गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे आएगी। लिखिए अर्थात, तुम ना तो हिंदी में लिख रहे हो ना इंग्लिश में लिख रहे हो, क्यों? लिखने में नहीं आ रहा? क्यों? प्रैक्टिस करने की थोड़ी ना जरूरत है, लिखने की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। आप मेरे को ऐसे बोल सकते हो, सर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, धीरे बोलिए, आप ये बोल सकते हो, भगवान कसम बोल सकते हो आप ऐसे, ठीक है। मैं बोलूंगा। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, मेरा अभी आरपीएससी का कोई इतना बड़ा बैच शुरू नहीं हुआ है। बहुत बड़ा बैच बनाऊंगा, बहुत ही बड़ी बैच बनाऊंगा। अब मेरे पास में आराम से कोई भी डाउट बोला करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बिल्कुल बोलिए ऐसे कि सर मेरे को लिखने में नहीं आ रहा। और आपको मेरे को ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपसे कि यार बच्चा लिख ही नहीं रहा है यार, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। जब मैं पीछे 2 मिनट 5 मिनट गया, मोबाइल लेके बैठ गए, ठीक है। यार ये पता नहीं कैसे पढ़ोगे आप, कैसे आपके दिन कटेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। दिन कैसे कटेंगे आपके? और क्या लेवल बना रखा है आप, एमएससी किए हुए बच्चे हो यार, एमएससी किए हुए बच्चे हो। एमएससी जानते हो क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट लगता है। पोस्ट ग्रेजुएट जानते हो क्या होता है? मतलब कंप्लीट पढ़ाई पढ़ चुके हो। डॉक्टर की पीजी और अपनी एमएससी बराबर ही होती है। और डॉक्टर के पीजी का क्या लेवल होता है देखो आप एक बार, समाज के अंदर उसकी वैल्यू देखो, ठीक है। और अपनी एक वैल्यू देखो, ना लिखना नहीं आ रहा, मास्टर जो बोल रहा है ना अंग्रेजी में लिखना आ रहा, ना हिंदी में लिखना आ रहा। गजब की। हाँ, देखिए, इफ
ये लिफ्ट और अच्छा क्या लिखा है, हिंदी में लिखा था, देखिए यदि लिफ्ट नीचे आते हुए लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो वह गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे आएगी, अर्थात मशीन द्वारा पढ़ाया गया भार, अर्थात मशीन द्वारा पढ़ाया गया भार शून्य होगा। यह भारहीनता की अवस्था है, यह भारहीनता की अवस्था है, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु भारहीनता की अवस्था में रहती है। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए, इफ ए लिफ्ट और रॉकेट, इफ ए लिफ्ट और falling freely, FALLING, falling freely towards the earth, towards the earth, towards the earth, then its acceleration will be, then its acceleration will be, then its acceleration will be a naught equal to g, a naught equal to g। देखिए in this case, in this case, the weight of a man, the weight of a man, the weight of a man will be equal to the, will be equal to the, will be equal to the pseudo force, will be equal to the pseudo force, but opposite in direction, but opposite in direction। Therefore, therefore, the effective weight, therefore the effective weight of a man, therefore the effective weight of a man, the effective weight of a man will be zero, will be, will become zero, sorry, will become zero। देखिए, this state is called state of weightless, this state is called, this state is called state of weightless man, sorry, weightlessness, this state is called state of weightlessness, weightlessness। एक सवाल लिखाऊं आपको, इसे है ना आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। लिखिए बच्चों, जब एक तंत्र, हिंदी में लिखिए, जब एक तंत्र 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो इसके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई एक वस्तु 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर, 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कल्पित बल व कुल बल की गणना करो, कल्पित बल व कुल बल की गणना करो। इंग्लिश में लिखिए बच्चों, इफ ए फ्रेम मूविंग डाउन द एक्सीलरेशन, इफ ए फ्रेम, if a frame moving down the acceleration, if a frame moving down with acceleration of, with acceleration of 5 मीटर सेकंड स्क्वायर, फाइल तेरे क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द pseudo force, find the pseudo force and total force, and total force, and total force, and total force acting on, acting on a,
acting on a freely falling body, freely falling body, freely falling body relative to the frame, relative to the frame, relative to the frame, if it has a mass of, it has a mass of 20 kg, 20 kg। ठीक है, तो इस तरीके के आपको सवाल करने सिखाऊं, बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं ये। अब देखो इसके अंदर कोई कुछ नहीं पूछ रहा है आपको, ठीक है, सिंपल सी बातें पूछ रहा है। वो आपको पता है ए एक्सीलरेशन की उल्टी डायरेक्शन में लगता है। देखिए यहाँ पर लिफ्ट है, और लिफ्ट को कितनी एक्सीलरेशन से बोला है, नीचे की साइड बोला है ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ठीक है, ये mg वेट होता ही है इसका। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि 20 kg दिया हुआ है, मास, मास कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना। अब ऑब्वियस सी बात है, जो टोटल जो लगेगा ना, W बराबर ए एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, नीचे की साइड है। अरे एक्सील, अब mg ज्यादा है कि ये ज्यादा है, mg ज्यादा है तो mg माइनस m लिख दो, सीधी सी बात पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर m कितना है, 20 kg। ठीक है, और ये कितना होता है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्या, 20 kg। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 200 न्यूटन हो गया ना, एक तो हो गया 200 न्यूटन, और माइनस m वापस से 20 kg, और ए एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, डब्ल्यू फ्रेंड बराबर 100 न्यूटन। ये लो, नीचे ऊपर का कोई लफड़ा ही नहीं है, ये नीचे की साइड कर रही है मूव। ठीक है, समझ में आ गया। अब ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या कर सकता है, ये इतना कर सकता है कि 100 न्यूटन किधर लग रहा है, तो आप कह देना नीचे की साइड लग रहा है। आप क्या लग देना, नीचे की तरफ लग रहा है, बस बात तो इतनी है, क्योंकि आई एक्सीलरेशन नीचे की साइड रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि ए एक्सीलरेशन कभी भी जी से ज्यादा नहीं होता, जी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर जिस दिन ये ज्यादा हो गया ना, ठीक है, तो जो लिफ्ट के अंदर जो पर्सन होता है ना, वो सीलिंग से टकरा जाता है। ठीक है, कई बार आपको पता है कि जैसे सपोज करो, कई बार आपने सुना होगा कि लिफ्ट से क्या नाम है, लिफ्ट टूट गई, ठीक है, तो इंसान मर जाएगा। वो इसीलिए मरता है क्योंकि लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, लिफ्ट ऊपर जाके टकरा जाती है। समझ में आ गई मेरी बात, वो इसीलिए होता है। ठीक है, तब उसके अंदर जो पर्सन होगा, आप जैसे लिफ्ट है नीचे की साइड है, मान लो टूट गई, ठीक है, तो उसका जो लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन होगा ना, वो जी से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो अंदर जो बैठा आदमी है, वो सीलिंग से टकरा जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, सीलिंग मतलब छत। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, डब्लू, देखो डब्लू को वेट, वेट है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी बोला जाता है। वेट को क्या बोला जाता है, कई बार पूछा जाता है जी और एमजी में क्या अंतर होता है, जी और एमजी में यही अंतर होता है, मास से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया। तो आपका जो है ना, आपका मास है ना, जी को हटा दो, जी का भाग दे दो, वो आपका मास देगा। जो आप जो बोलते हो ना कि मैं 66 किलो का हूं, मैं 70 किलो का हूं, मैं 80 किलो का हूं, वो डब्लू है। वो डब्लू क्या है, वेट है। वो क्या है, मशीन हमेशा वेट पड़ती है, आप इतना ध्यान रख लिया करो, मशीन हमेशा क्या पड़ती है बच्चों, वेट पड़ती है। 10 का भाग दे दो, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भाग दे दो, ठीक है, आपका मास बचेगा। मास आप दिख गया होगा कितना किलो का मास है। समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, तो जी की वजह से होता है। अरे आया कि नहीं आया, एक सवाल और करोगे क्या, आपकी इच्छा हो तो एक सवाल और कराऊं, लिखिए बच्चों। एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात कीजिए। एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात कीजिए। एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात कीजिए जो स्थिर अवस्था में, जो स्थिर अवस्था में 60 केजी का है, स्थिर अवस्था में 60 केजी का है, और उसका रॉकेट, और उसका रॉकेट 6 जी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, 6 जी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है।
देखिए, फाइंड द इफेक्टिव वेट ऑफ ए पर्सन, फाइंड द इफेक्टिव वेट ऑफ ए पर्सन, फाइंड द इफेक्टिव वेट ऑफ ए पर्सन whose mass is 60 kg, whose mass is 60 kg, 60 kg, he is going vertically upward, he is going vertically upward, he is going vertically upward in a rocket, in a rocket with acceleration 6g, with acceleration 6g। ठीक है, देखो इधर देखो बच्चों, 1 न्यूटन और 1 न्यूटन को केजी वेट भी बोला जाता है। ये कॉपी के ऊपर ही पर लिख लेना, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, केजी वेट को ये बोला जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन बोला जाता है, केजी वेट भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना ये कॉपी के ऊपर ही पर। अब करो सवाल को, फीलिंग के साथ करो, फीलिंग के साथ रटो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रहा है? देखो बच्चों, लिफ्ट क्या कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर की साइड जा रहा है, बराबर। तो F बराबर mg प्लस ma लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ लीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल को अगर पढ़ोगे, देखो ध्यान से। ठीक है, हाँ, ए एक्सीलरेशन का वैल्यू आपकी बार कितना दिया है, वेट दिया है बच्चों आपके पास 60 केजी, मास कितना दिया है 60 केजी दे दिया आपकी बार। ठीक है, और रॉकेट है 6g से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये हो गया, समझ में आ गया? तो बस हो गया। देखो W बराबर, ये हो गया पहली बात, तो 60 करोगे यहाँ पर। अब जी का वैल्यू खुद का क्या होता है, ठीक है, जी का वैल्यू होता है तो केजी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर और 600 हो गया। जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10 हो गया ना, प्लस ये हो गया 60 और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और जी का वैल्यू खुद होता है 10, तो ये कितना हो गया 3600 हो गया। 3600 और 600 कितना होता है 42। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा 4200 और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4200। अब 420 इंटू जी भी लिख सकते हो इसको, 420 इंटू जी, और बाकी क्या बच जाएगा न्यूटन। ठीक है, 400 जी न्यूटन भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो 420 जी न्यूटन बोल सकते हो इसको। समझ में आ गया? मैंने आपको पहले भी बताया 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, और या इसको क्या बोला जाता है बच्चों, केजी वेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केजी वेट। तो 420 जी इंटू न्यूटन बोलोगे आप इसको। समझ में आ गया? या बोलोगे 4200, या क्या बोलोगे 4200। ठीक है, ये करो। प्यारे प्यारे सवाल आते हैं आपके तो, क्या कर रहे हो, एम जी क्यों, एम का वैल्यू तो रख दिया ना मैंने 60 केजी। क्या, अरे ये लिख दिया ना, न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, केजी में दे रखा है ना। अरे मास की यूनिट तो होती होगी केजी, इसी को मीटर में बोल देता, फिर इसी को ग्राम में बोल देता, सीजीए से, एमकेए से, ठीक है, एपीए से। अरे मास को तो केजी में लिखा जाता है या ग्राम में। क्या है, हाँ हाँ, जी इंटू एन, हाँ, तो भाई उसी को तो वेट बोला जाता है। डब्ल्यू बराबर एम जी, उसी को तो बोला जाता है, डब्ल्यू बराबर एम जी, उसी को तो बोला जाता है। अरे ये मास का वैल्यू तो है 420, क्या है मास का वैल्यू तो है इंटू जी। फोर 20, अरे जी का वैल्यू तो लिखा है अपन ने,
अरे जी का जो जो value है वही तो मैंने 10 लिखा है, तो 420 इंटू जी एन लिख सकते हो ना। बयालीस सौ न्यूटन लिख दिया ना, ठीक है। और 420 इंटू क्या लिख सकते हैं, अरे जी का वैल्यू तो लिख रहा हूं मैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी के जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इतनी बातें समझ में आ गई होगी बातें आपको, ठीक है। तो ये लिफ्ट के सवाल थे, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, हेडिंग दो, स्यूडो फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम, हेडिंग दो स्यूडो फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम। हेडिंग दीजिए, रोटेटिंग फ्रेम, स्यूडो फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में क्या लगता है, स्यूडो फोर्स में रोटेटिंग के अंदर क्या वैल्यू होता है बताया आपको, क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हेडिंग दे ली, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर इतना समझ तो आ गया क्या, आ गया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। हाँ, क्या कह रहे हो, ये देखिए, अब रोटेटिंग फ्रेम देखते हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन कभी लगाई है आपने, सपोज करो ये एम मास का पार्टिकल है यहाँ पर, ये एम मास का पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहां से पोजीशन में क्या दे देता हूं, आर दे देता हूं, या कैपिटल आर दे दूं, कैपिटल आर दे देता हूं। ये आपको पता है, ये हमेशा एंगल थीटा होता है, आपको पता हो तो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है, बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है आर साइन थीटा होता है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो अब आपको पता है कि जब कोई सर्कुलर मोशन होती है तो देखो एक स्ट्रिप तो ये है यहाँ पर, ये कितनी रेडियस की है, आर साइन थीटा रेडियस की है, कितनी रेडियस की है ये, आर साइन थीटा रेडियस की है ये, समझ में आ गया मेरी बात को, रेडियस की है, आर साइन थीटा रेडियस की है, ठीक है। और अब इसके अंदर जो आपका एक्सीलरेशन जो लगेगा, अब देखो यहाँ पर वैसे एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या लगेगा, एक बाहर बैठ के इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है, एक क्या लगता है, अंदर बैठ के इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है, आपको पता है ये बात। अब यहां पर देखिए, एक्चुअली में क्या होता है जब सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है, अंदर की साइड लगता है एम बी स्क्वायर बाई आर, क्या लगता है, एम बी स्क्वायर बाई आर अंदर की साइड फोर्स लगता है ना, ठीक है। तो वो तो होता है रियल एक्सीलरेशन, वो क्या होता है, रियल एक्सीलरेशन होता है जो अंदर की साइड लगता है, ठीक है। अब अगर लेकिन यहां पर कोई पेट के अगर कोई पर्सन लगाएगा, ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर क्या कराएगा, बाहर की साइड लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर कहाँ लगेगा, बाहर की साइड लगेगा। तो रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो स्यूडो फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, वो एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, घूमने वाली जगह के अंदर। और घूमने वाली कोई भी जगह हो बच्चों, वी बराबर आर ओमेगा लगाने में कोई दिक्कत ना करें आप, ठीक है। अब यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाई आर जो है वो ये वाला है, ये वाला आर है, ओरिजिन से दूरी ली जाती है अगर आपने इस डायरेक्शन में दिखाया है तो, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, v बराबर क्या लगा दो, आर ओमेगा लगा दो, v बराबर आर ओमेगा, कोई भी टाइप की सर्कुलर मोशन हो हमेशा v बराबर आर ओमेगा ही लगता है, ठीक है। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है,
वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है। ओमेगा क्रॉस कितना होता है? आर वेक्टर होता है। और ओमेगा और आर के बीच में थीटा बराबर कितना है? सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा 90 डिग्री होता ही होता है। तो v बराबर आर ओमेगा के अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। v बराबर आर ओमेगा की टर्म में अगर रखोगे तो बच्चों ये हो जाएगा m और ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ये भी लिख सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर आर होता है या एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। v बराबर आर ओमेगा होता है। अच्छा, आपको कभी पता है कि v बराबर आर ओमेगा हमेशा होता है क्या? v बराबर आर ओमेगा हमेशा होता है क्या? देखिए, v बराबर आर ओमेगा सिर्फ सर्कुलर मोशन के अंदर होता है और एक्चुअली में v बराबर आर ओमेगा नहीं होता, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, अब एंगल कोई भी हो सकता है, दैट इज 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। तो v बराबर आर ओमेगा कभी भी सर्कुलर मोशन देखते ही आप टूट पड़ा करो। सर्कुलर मोशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन की जो पेरीफेरी होती है उसके ऊपर आर और ओमेगा के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 बनता है, कोई भी हो चाहे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर केस हो गया सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, तो इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकते हो, एम बी। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन बैठा है तो ये बाहर की साइड लगता है। अब बच्चों ये भी एक ही बात है, देखो अगर आप ये पूरा अगर सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हो तब तो एम बी स्क्वायर बाई आर ऐसे लगता है। ठीक है, और अगर ये कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है, तो ये कैसा लगता है? देखो ये एंगल थीटा है, ये दिख रहा है एंगल थीटा, अरे थीटा दिख रहा है ना ये। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहां पर? 90 माइनस थीटा ही तो है ये। अरे 90 माइनस थीटा ही है ना। अरे ये देखो इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा। तो ये भी तो यहाँ पर भी यही बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, अगर आप जो भी एंगल लेते हो ना, ये वाला एंगल भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो भी एंगल लिया आपने, लेमडा ले लो चाहे लेटीट्यूड एंगल ले लो। अगर लेटीट्यूड एंगल की टर्म में लिखना चाहते हो तो उसकी टर्म में लिख लो, चाहे समझ में आ गया। थीटा की टर्म में रखना चाहते हो थीटा की, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। तो इसको आप क्या लिखोगे? एम बी स्क्वायर बाई आर, और ये क्या लिखोगे? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर का क्या हो जाएगा? कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा कंपोनेंट होगा, और कोस थीटा कंपोनेंट कहाँ लग जाएगा? ऊपर की साइड लग जाएगा ना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा। अब r कौन सा होता है बच्चों? ये देखो ध्यान से, एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, सॉरी, अरे समझ तो रहे हो क्या? एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली में अगर आप इधर साइड ले रहे हो ना, ये वाली रेडियस आती है, आर साइन थीटा ही आती है। तो देख लो ये एक्चुअली में एम बी स्क्वायर बाई आर ही है। ठीक है, बट रेडियस अलग है इसकी। तो v बराबर क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा, बट v बराबर आर ओमेगा लिखोगे तो ये लिखोगे v बराबर आर साइन थीटा इंटू क्या लिखोगे? ओमेगा लिखोगे। ठीक है, इंटू क्या लिखोगे? ओमेगा लिखोगे। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला देखो v बराबर आर साइन थीटा इंटू ओमेगा लिखोगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो चाहे आप। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, v की जगह वैल्यू पुट करके लिख सकते हो। तो ये वाला यहाँ पर जो आता है ना, एम बी स्क्वायर आर साइन थीटा बाई आर, इसका साइन कंपोनेंट आता है। और इधर साइड जो जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा? कॉस कंपोनेंट चला जाएगा। ऊपर की साइड जो होगा वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। इसको लेटीट्यूड एंगल की टर्म में लिखा जा सकता है। इसको किसकी टर्म में लिखा जा सकता है? लेटीट्यूड एंगल की टर्म में भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया मेरी बात को? इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। देखो वैल्यू पुट कर दो, देखो एम, बी की जगह वैल्यू पुट किया मैंने आर, आर स्क्वायर आएगा ना, एम आर साइन थीटा। ठीक है, कितना आया? बी की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा नहीं आएगा? ये एम बी स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसका कंपोनेंट ही तो है एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आर ओमेगा। तरीके से आप लिख सकते हो इसको। तो एक तरीके से स्यूडो फोर्स जो होगा वो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो आप। तो जो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसके अंदर स्यूडो फोर्स का ये वैल्यू होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पर है, क्या कह रहे हो? बोल कर रही बोले। हाँ, देखिए एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, इसको अगर आप लिखोगे ना तो एम बी स्क्वायर बाई आर ही लिखो, लेकिन रेडियस ये वाली लिखते हैं, ये वाली रेडियस लिखते हैं।
ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे इसको, देखो एम ओमेगा आर है ना, तो इसकी जगह लिखोगे यहाँ पर एम ओमेगा आर साइन थीटा। ये आर की जगह रिप्लेस हो जाता है, ये आर साइन थीटा। ठीक है, आर की जगह ये क्या लगेगा, ये वाला आर साइन थीटा लगेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अरे आया कि नहीं आया? देखो ये जैसे यहाँ पर अपन ने लगाया, ये क्या लगाया, एम बी स्क्वायर बाई आर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, ये लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये क्या लिखोगे, एन थीटा टर्म लिखोगे। समझ में आ गया मेरी बात को? दैट इज इसकी इस स्ट्रिप की रेडियस ली जाएगी। क्या ली जाएगी? इस स्ट्रिप की रेडियस ली जाएगी। हर जगह एम ओमेगा स्क्वायर आर ही होता है, बट इस स्ट्रिप के लिए अगर सीधा लिखोगे ना, ये आर साइन थीटा है। आर का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, आर साइन थीटा कर रहा है। अगर ऐसे लिखोगे तो ये वाला आर काम करेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गया मेरी बात को? तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, पहले तो गलत करवा दिया था। ठीक है, वो कंपोनेंट ले लो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात को? एक ही बात है। ठीक है, तो ये चाहे ऐसे लिख दो, एम वी स्क्वायर और बाई आर इंटू साइन थीटा, बट वी बराबर आर ओमेगा लिखोगे। बट वी बराबर क्या लिखोगे, आर ओमेगा लिखोगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये वाली बात थी। तो आपको अब ये दिमाग में आता है ये करवाया क्यों है, कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सर्कुलर मोशन होती है ना, या रोटेटरी फ्रेम होती है ना, उसके अंदर कभी भी शूडो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ से भी सवाल आते हैं कि शूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर होते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा वी बराबर आर ओमेगा लिखा जाएगा। जो सर्कुलर मोशन नहीं है उसके लिए कभी भी वी बराबर आर ओमेगा नहीं लिखा जाएगा, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर लिखा जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, एंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये और लिख लो, जो हेडिंग थी उसके अंदर तो लिखोगे। थक गए क्या तुम? थक गए? ठीक है, तो लिखो फिर, नहीं थके तो। अरे आ गया क्या समझ में? जल्दी से कर लो तो। आ गया क्या समझ में? आया कि नहीं आया बताओ? आया? यहाँ पर मेरे कहने का मतलब होता है, चाहे सर्कुलर मोशन कोई भी टाइप की दे, स्ट्रिप की रेडियस लिख देना। स्ट्रिप की क्या लिख देना, रेडियस लिख देना। अब जैसे अगर इसको मुझे देखो, अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, अभी ये किस फॉर्म में लिखा है,
मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। इस स्यूडो फोर्स को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है। ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है, इक्वल टू माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर भी बोला जाता है। ओमेगा क्रॉस क्या बोला जाता है? आर वेक्टर। यहाँ पर मैंने आर वेक्टर है वो कैपिटल आर यूज किया है, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या यहाँ तक? ये किया जाता है, इसी को ही बोला जाता है एक्चुअली में एम ओमेगा क्रॉस आर, इसी को ही बोला जाता है। क्या करे हो? वो एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को? आप मेरे को डाइवर्ट मत करो। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन समझ में आया यहाँ तक? माइनस क्यों लगाया बच्चों? सर ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स की वजह से लगा माइनस का साइन, सर रियल एक्सीलरेशन के उल्टी डायरेक्शन में। हाँ, सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ में आना है? आपने ये बताया कि आप ये इसलिए बता रहे हो क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में अगर अपने को देखो, सूडो ये फोर्स घूमने लगाना वाली तो फ्रेम ये है, सीधी सी बात है। आप ये देखो, मेरे कहने का मतलब ये होता है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा, ठीक है। एम बी ठीक। स्क्वायर बाई आर लगता है, और ये वाली रेडियस ले लो एम बी स्क्वायर बाई आर। अब अगर इसके इधर साइड अगर कंपोनेंट लेना है ना, तो ये वाली रेडियस लिखो, इस स्ट्रिप की लिखोगे, ये है इसकी सर्कुलर मोशन। अगर इस साइड लिखोगे तो ये लिख दो, देखो एम बी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा लिख दो, ठीक है। या इसका मतलब यही है, एम ओमेगा स्क्वायर आर जो होता है ना, अब आर की जगह ये आर साइन थीटा आएगा। मेरे कहने का मतलब ये होता है, दैट इज ये रेडियस, ये वाली रेडियस लिखी जाएगी, बस बात इतनी है, ठीक है। और अब ये बात भी यहाँ पर यही बात है, देखो एम और ये देखो ओमेगा और आर सर्कुलर मोशन के अंदर थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, अरे होता है ना, ठीक है। तो ये 90 बनाएगा और फिर ये बनाएगा 90 बनाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? सिमरन तू रुक गए। तो ये इसी को भी क्या लिखा जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको भी लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी एक ही बात है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो इसी को ही लिखा है, ये जो एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, एम ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। दैट इज, मेरे कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप ऐसा लिखते हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हो ना, तो ये किसी भी टाइप का सवाल कर सकता है यहाँ पर। ये क्या करेगा? किसी भी टाइप का सवाल, दैट इज आर वेक्टर का जो वैल्यू होगा ना, वो आई केप जे केप के केप किसी में भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो बर्तन ही बजाती रहेगी कि पढ़ाने देगी सिमरन? हाँ, देखो मेरी बात समझ में आई क्या? मैं ऐसे कह रहा हूं, ये जनरलाइज फॉर्म है, ये बच्चों जनरलाइज फॉर्म है ये, ठीक है। ओमेगा वेक्टर फॉर्म में हो सकता है, आर वेक्टर फॉर्म में हो सकता है। समझ में आ गया? ये जनरलाइज फॉर्म है, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये जनरलाइज फॉर्म है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, अपन ने सब जगह 90 माना है, सब जगह क्या माना है? 90 माना है। 90 माना है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमेशा आप ये याद रखो, माइनस किसकी वजह से आया है? तो ये वेक्टर फॉर्म है, स्यूडो फोर्स की वेक्टर फॉर्म है ये, और किसके अंदर? रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है, घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर एफ वेक्टर का वैल्यू ये होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर रहे हो? फोर्स लिख दो यार, ये लो, ठीक है। एम लगा दिया ना, एम नहीं लगाऊंगा तो एक्सीलरेशन बोल दो, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। ये लेकिन जनरलाइज फॉर्म है, और ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। अरे मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर अपन सर्कुलर मोशन करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने सर्कुलर मोशन किया, तो एम बी स्क्वायर बाई आर तो वहां पर प्रूफ होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। मैं करवाऊंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के अंदर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, उसका वैल्यू वी बराबर आर ओमेगा होता है ना, ठीक है। तो वो वाली बात तो अलग है। अब यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाई आर तो होता है, बट पर्टिकुलर स्ट्रिप की क्या ले लो? ये कंपोनेंट ले लो, सीधी सी बात ये, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई भी अगर पर्सन बैठा है ना, यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन बैठा है ना, तो एम बी स्क्वायर बाई आर जो लगा रहा है ना, वो बाहर की साइड लगाएगा। क्यों लगाएगा? अच्छा एक बात बताओ, एम बी स्क्वायर बाई आर का ये जो वैल्यू है, ये स्यूडो फोर्स है, ये क्या गारंटी है?
ये क्या गारंटी है कि ये बाहर की साइड लगेगा? क्योंकि देखो mv²/r रियल जो एक्सीलरेशन होता है ना वो अंदर की साइड लगता है, ठीक है। तो ये अपने आप को ये रेस्ट में लाने के लिए mv²/r को क्या लगाएगा? बाहर की साइड लगाएगा। तो ये सूडो फोर्स है। अगर ये वेक्टर की डायरेक्शन है ना तो इसको सूडो फोर्स बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? सूडो फोर्स बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया? बस बात इतनी है, ठीक है। ठीक है, ये वाला पर्सन इसको फोर्स बोलेगा, ये वाला पर्सन इसको क्या बोलेगा? तो mv² अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए mv²/r को कहाँ लगाएगा? बाहर की साइड लगाएगा। समझ में आ गया? और ये सूडो फोर्स है, दैट इज रियल एक्सीलरेशन के क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ में आ गया मेरी बात? बस बात इतनी है। अब कई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया होगा। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं ही हूँ सर, बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हो ना रियल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है, स्यूडो फोर्स के अपोजिट है, तो वो अंदर की तरफ ही क्यों लगता है? अंदर की साइड ही लगेगा रियल एक्सीलरेशन, तो वो तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में निकाल के बता दूंगा। ठीक है। है सर्कुलर मोशन के लिए तो रियल के अंदर की साइड ही लगेगा, ठीक है सर। ठीक है ना। वो तो आप सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड वाला डेरिवेशन कर लो, ठीक है। समझ में आई मेरी बात को? ठीक है। तो अच्छा, कहने का मतलब ये हो गया, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल अंदर की साइड लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की साइड लगता है। सेंट्रीफ्यूगल जो होगा ये हमेशा बाहर की साइड सूडो फोर्स होता है ये, और जो mv²/r, ठीक है। सेंट्रीपिटल होता है वो हमेशा रियल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है वो हमेशा क्या होता है? बाहर होता है। अब वही वाली बात होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब काम में लेगा जब सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट काम में लेना होगा, या नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए वो क्या करेगा? mv²/r को बाहर लगाएगा। mv²/r को क्या लगाएगा? बाहर लगाना पड़ेगा उसको, अपने आप को रेस्ट में लाना है तो, ठीक है। नहीं लाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दो दो तरफ से मोशन लगती है। देखो मोशन लगा के दिखाऊंगा इसके अंदर भी, अरे लगा के दिखाऊं क्या? जैसे देखो, वर्टिकल प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है, सपोज करो, ठीक है। ये मान लेता हूँ, ठीक है। और सपोज करो ये मैं कह देता हूँ यहाँ कोई एम मास का पार्टिकल है, यहाँ क्या है? एम मास का पार्टिकल है, मैंने ऐसे बोल दिया। और एंगल कोई भी ले लो, थीटा ले लो या कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कह दिया कि ये वाला एंगल थीटा है, सपोज करो। तो आपको पता है ये क्या है? ये पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो रस्सी होगी तो रस्सी में टेंशन होगा, टेंशन हमेशा अंदर की साइड होता है, टेंशन हमेशा क्या लगेगा? अंदर की साइड लगेगा। अब ये mg है तो mg नीचे की साइड लग जाएगा, ठीक है। ये सीधी लाइन ऑफ एक्शन के साथ में ये एंगल देखो, यहाँ पर थीटा बना रहा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है? mg cos थीटा कर रहा है। कौन कर रहा है? mg cos थीटा। और इसके वेलो आगे बढ़ने में रुकावट कौन डाल रहा है? mg sin थीटा डाल रहा है। रुकावट कौन डाल रहा है? mg sin थीटा डाल रहा है। समझ में आया मेरी बात को? mg sin थीटा हो गया, ठीक है। अब अगर इसकी मोशन अगर आपको लिखनी है, सर्कुलर मोशन लिखनी है, तो बताइए अब बाहर बैठा जो पर्सन होगा वो कैसे लगाएगा? देखो ये बाहर बैठा है, अर्थ पे बैठा है, ठीक है, अर्थ वाला। बताइए कैसे लगाएगा अर्थ वाला? कोई भी लगा के बताएगा? देखिए वो कहेगा अंदर की साइड mv सर्कुलर मोशन हो रही है तो mv²/r लिखेगा उसको, ठीक है। इक्वल टू, कह रहा है कि टेंशन ज्यादा है, ठीक है, और mg cos थीटा क्या है? कम है, इसलिए ये सफलतापूर्वक क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, अदरवाइज ये नहीं करता। अदरवाइज ये क्या नहीं करता? mv²/r बराबर t माइनस mg cos थीटा नहीं कर पाता। समझ में आ गया मेरी बात? आया कि नहीं आया? अर्थ वाला आया? मैं ऐसे कह रहा हूं, रियल एक्सीलरेशन किस साइड लगता है? अंदर की साइड, अंदर। अगर बाहर बैठा आदमी है तो रियल एक्सीलरेशन को कंसिडर करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एफ एक्सटर्नल पहले से ही कितना है? 0 है। तो ये रियल को कंसिडर करेगा, वो कहेगा रिजल्टेंट जो एक्सीलरेशन है वो mv²/r अंदर की साइड लगता है, लगेगा। अब रियल एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? टी और mg cos थीटा की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। दैट इज वो रस्सी के अंदर जो तनाव है उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन पूरी कर पा रहा है। तो टी ज्यादा है कि mg cos थीटा ज्यादा है? टी ज्यादा है, तभी वो सर्कुलर मोशन हो रहा है।
तो लिख दिया मैंने टी ज्यादा है, mg cos थीटा कम है, इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर मोशन हो रही है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब जैसे सपोज करो बच्चों, ये एक बात आ गई, यहां तक कोई डाउट है? डाउट है? थोड़ा थोड़ा तो होगा। ठीक है, डाउट है? क्या है? कहाँ बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ था बाहर? वो तो ऊपर बैठा था, यहाँ बैठा था। देखिए, सुनो दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये लो, मैं दोबारा बना लेते, अपना क्या है। सपोज करो कि आपका, ये मेरे को बचपन में आते थे। हाँ, देखो बच्चों, ये एम मास का पार्टिकल है। ये क्या है? एम मास का पार्टिकल। अब सपोज करो कि पार्टिकल यहाँ बैठा है। पार्टिकल क्या है? यहाँ बैठा है। पार्टिकल यहाँ बैठा है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाओगे? क्योंकि ये पार्टिकल क्या कहेगा, एफ एक्सटर्नल को क्या करेगा, जीरो करेगा। एफ एक्सटर्नल को जीरो करने के लिए इसको एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर लगाना पड़ेगा। एम बी स्क्वायर बाई आर पहली बात तो बाहर लगाएगा ये, एक बात। ये आर रेडियस है, टेंशन अंदर की साइड लग ही रहा है। और एक ये कौन, ये कंपोनेंट है, ये क्या है, एम जी है। ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट ये भी आएगा, एम जी कोस थीटा भी आएगा, एम जी कोस थीटा हो गया। लेकिन जब इनर्शियल फ्रेम के अंदर कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, फोर्सेज हमेशा बैलेंस किए जाते हैं। फोर्सेज क्या किए जाते हैं? बैलेंस किए जाते हैं। तो ये एक लग रहा बाहर, ये एक लग रहा बाहर, और ये लग रहा है अंदर। तो अब ऐसे लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर और प्लस कितना हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, ये एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर टी माइनस एम जी कोस थीटा। इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी चेंजेस नहीं आती है। समझ में आ गया मेरी बात? को ये ऐसे लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये सूडो फोर्स है। अब देखो एम बी स्क्वायर बाई आर, इस केस के अंदर यहां पर इसको सूडो फोर्स बोलेंगे। अगर ये नो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और जबकि ये वाला, ये वाला काम जो हो रहा है, जो कि ये इनर्शियल फ्रेम के अंदर काम हो रहा है, ये किसके अंदर हो रहा है? इनर्शियल फ्रेम के अंदर। क्योंकि ऑब्जर्वर जो बैठा है ना, वो तो इनर्शियल के अंदर ही बैठा है। ऑब्जर्वर जो बैठा है वो किसके अंदर बैठा है? इनर्शियल के अंदर। अब कोई पार्टिकल कैसे ही मूव करे चाहे, वो अपने को लेने, जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल के अंदर होना चाहिए, स्लो लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आया? फोर्स कब फील होता है? जब ऑब्जर्वर अगर मूविंग फ्रेम के अंदर बैठा है तभी सूडो फोर्सेज लगेंगे, अदरवाइज सूडो फोर्स नहीं लगेंगे। इतना ध्यान रखना। समझ में आ गया? कर लो, लिख लो ये ये बातें। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन, ये साइन थीटा और कॉस थीटा वैसे ही जैसे आपने उस दिन बताया था ट्रिग्नोमेट्री, हाँ मतलब हाँ, वही आधार तो और। है, ये कंपोनेंट ले लिया ना एमजी कोस थीटा, लाल काका से। आहा, करो 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 जल्दी से। आप पहला दूसरा तीसरा चौथा वीडियो पढ़ लेना, आपकी श्रद्धा है तो। उसके अंदर और ही अच्छा बताया हुआ है। इनर्शियल पहला ही पहला जो वीडियो है ना, उसके अंदर इनर्शियल नॉन इनर्शियल के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और देखो आधी पड़ती बातें ही समझ में आती हैं, पूरा समझ में नहीं आता है, तो धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि पूरा ही आज ही समझ में आ जाएगा। ये बात भी लिख लेना, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब कभी भी समझ लेना, ऑब्जर्वर हमेशा किस में होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल में है तो सूडो फोर्सेज लगेंगे। ऑब्जर्वर अगर किस में है, नॉन इनर्शियल में, तो सूडो फोर्स लगेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में है?
आया कि नहीं आया समझ में? ये और कर लो। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आ रहा है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आ गया तो फिर क्या है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इससे ये भी बड़ा सवाल बनता है यहाँ पर। ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाएंगे ना, इससे बड़े सवाल बनेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन के अंदर, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो अगर आपको कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो आप कह देना अंदर की साइड लगने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है, जो कि रियल एक्सीलरेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल होता है वो क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा जो पर्सन होगा, वो अपने आप को न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए वो क्या करेगा, mv²/r को बाहर कंसिडर करेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन चाहे बाहर बैठ के लगाओ चाहे ऊपर बैठ के लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन कभी चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ये सब्जेक्ट हार्ड तो नहीं है ना? हार्ड है? तो आसान पढ़ा देंगे अपना, कहते हैं समझ में आना चाहिए। चले आगे। हेडिंग दो। टाइम हो गया। देखो, बी बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है, मोशन के लिए। फॉर सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा कभी भी देख लेना बच्चों, ये जैसे सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये रेडियस आर है और ये वेलोसिटी अगर वी है, ठीक है, तो बी बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है। बी बराबर कितना, ओमेगा क्रॉस आर। और इस केस के अंदर आप देख सकते हो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल कितने डिग्री का होता है फॉर सर्कुलर मोशन? जो आपका एंगल होता है वो थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए बी बराबर क्या बन गया, आर ओमेगा बन गया, बन गया। ठीक है। अब एक्सीलरेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है ए बराबर v²/r होता है। ए बराबर कितना होता है, v²/r हो गया। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, ये यही चीज है। ठीक है, तो ए बराबर इसको v की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा, अरे रुको रे, ओमेगा² हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा, तो m ओमेगा क्रॉस m ओमेगा² हो जाएगा। ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन के अंदर जो फोर्स लगता है ना, वो हमेशा ही अंदर की साइड लगता है। ये ऐसे कोई भी सर्कुलर मोशन ले लो चाहे इस तरीके की, ठीक है, ये हमेशा क्या लगता है, अंदर की साइड लगता है। ठीक है। अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो, और अंदर से कर रहे हो, ठीक है, ऊपर बैठ के कर रहे हो तो बाहर लगा, क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? बस ये वाली कहानी है।